चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ चीजों को समझ लें। जैसे इन्होंने बोला है कि जीवा, तो अगर हम जीवा की बात करें, जीवा क्या होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने वृत्त के अभी कुछ टर्म्स जाने थे, उन टर्म्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम बात करें कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये मेंसुरेशन के हिसाब से, ठीक है, याद हो जाना चाहिए आपको। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पाई का मान कितना होता है, तो यहाँ पाई का मान जो होता है वो 22/7 मान रखा जाता है, ठीक है। त्रिज्या आर होती है, आर त्रिज्या होती है। वृत्त की परिधि, अगर हम बात करें वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है। तो हम सारी चीज़ों को अभी समझेंगे कि परिधि होती क्या एक्चुअल में, ये तो उसका फॉर्मूला है। ये परिधि निकालते कैसे हैं, अगर आपके पास त्रिज्या दी है तो त्रिज्या का क्या कर देंगे 2 टाइम्स और उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परिधि आ जाती है। तो परिधि होती क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा अगर हम व्यास की बात करें, वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास होता है 2r, मतलब त्रिज्या का दोगुना। अब हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे वृत्त है, एक वृत्त क्या होता है, तो देखिए एक निश्चित बिंदु से अगर एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर एक बिंदु पथ इस तरीके से गमन करता है कि उसकी उस निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट, नियत रहती है। तो इस प्रकार बनने वाले बिंदु पथ का, जो इस प्रकार जो बिंदु पथ बनता है, रास्ता बनता है, मार्ग बनता है, उसको ही हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। अगर मान के चलिए इसका केंद्र O है और ये बिंदु जो है वो A है, जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या है। ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या, ये त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है, ये त्रिज्या कहलाएगी। परिधि क्या होती है, जो मार्ग बना, ये जो बाउंड्री बनी, ये बाउंड्री क्या कहलाती है, परिधि। तो ये बाउंड्री क्या है, परिधि है। ये बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये बाउंड्री क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। व्यास क्या होता है, अगर कोई त्रिज्या का दुगना कर दें, आप त्रिज्या का क्या कर दें, दुगना, कोई त्रिज्या मतलब त्रिज्या आपको दी है उसका दुगना कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पर लिया एक दूसरा व्रत लिया और एक ये इसका केंद्र है। अब इसके केंद्र से होकर अगर एक जीवा जाती है, ठीक है, या मान के चलिए त्रिज्या थी तो इसको आपने दुगना कर दिया, या हम ऐसा कह दें कि जीवा अगर इसके केंद्र से होकर जाए तो ये क्या कहलाती है, 2r, त्रिज्या की दुगनी। यही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। यही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं हम, डायमीटर, ठीक है। तो ये डायमीटर कहलाता है वृत्त का। ये व्यास हो गया, त्रिज्या के बारे में जान लिया, परिधि के बारे में जान लिया। बात हो रही थी क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसे कोई वृत्त है, अब कोई वृत्त है वो जितना स्थान ये घेर रहा है, तो ये स्थान क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये स्पेस, ये क्या कहलाता है, तो ये स्पेस जो है वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जितना स्थान वो घेरता है उसको उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, पाई स्क्वायर। परिधि क्या होती है, 2πr। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या का दुगना या वृत्त की सबसे बड़ी क्या, जीवा, व्यास कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ जो टर्म आया है जीवा का। तो जीवा क्या होता है, देखिए अगर मान के चलिए आपने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया, इस पर दो बिंदु ले लिए, बिंदु A और बिंदु B। तो वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु A और B, उनको मिलाने वाली रेखा, उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो ये क्या हो गई, जीवा हो गई। ये क्या हो गई, जीवा हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, जीवा। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही उसका क्या होता है, व्यास होता है। ये चीज और नोट कर लें आप, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त का व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो मतलब वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वही क्या है, वृत्त का व्यास होती है। बहुत अच्छी चीजें हैं, ध्यान रखना, इन चीजों को नोट कर लें, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्यों होती है भाई, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो कहां से होकर जाती है, अगर आपसे ये पूछे जाए तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहां से होकर जाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास,
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है। कहां से? केंद्र से होकर जाती है। केंद्र मतलब दिल्ली वाला केंद्र नहीं, जो केंद्र सरकार वाला केंद्र है वो नहीं, केंद्र से होकर जाती है। ध्यान रखना, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि जो व्यास है उसका, वो कहां से होकर जाता है? केंद्र से। तो अगर हम यहाँ पर क्या बना दें, ये वृत्त का केंद्र है, तो अब इससे जो जीवा होकर जाएगी, ये जो जीवा होकर जाएगी वो क्या कहलाएगी? इसका व्यास कहलाएगी। हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं ये चीज, तो ये चीज हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये व्यास होती है। ठीक है, ये कुछ चीजें वृत्त के बारे में थी। ठीक, अब ये वृत्त के बारे में हम थोड़ी सी चीजें यहाँ पर समझ ली। अब देखिए, आप यह बात कर रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी बताएं। देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपसे कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, और एक जीवा है इस तरीके से, और वृत्त के केंद्र से जीवा तक की जो लंबवत दूरी है, ये वाली लंबवत दूरी 90 डिग्री की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वृत्त के केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी, चलिए इसको थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं अलग कलर से, ये वाली दूरी, ये आपको बतानी है कि ये कितनी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है? त्रिज्या, यानी कि आर आपको दी है कितनी? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दी है। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबाई कितनी है? तो ये जो जीवा की लंबाई है, ये जीवा अगर हमने ए बी नाम दे दिया तो ए बी जीवा की लंबाई कितनी है? तो ए बी जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। चलिए समझते जाइए, तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर होगी जीवा की लंबाई। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? देखिए, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो हमने यहाँ इसको मिला दिया, तो ये कितनी है? तो आप कहेंगे ये 6 सेंटीमीटर है। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए, वृत्त के केंद्र ओ से उसकी परिधि ए पर जो बिंदु है, ए तक की दूरी उसकी त्रिज्या होगी, तो वो 6 सेंटीमीटर हो गई। जीवा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको एक प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक प्रमेय होती है बच्चों, क्या प्रमेय होती है? कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चलिए इसको लिख लीजिए, तो इसको हम लिख लेते हैं, एक और पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब क्या है? देखिए, अगर हमने एक वृत्त यहाँ पर फिर से ड्रॉ किया, हमने बोला भाई ये एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है। अब इस केंद्र से हमने एक जीवा ले ली, ये जीवा है, और हमने एक इस पर लंब डाल दिया, तो हमने बोला कि ये लंब है, ये लंब डाल दिया। ठीक है, तो ये जो लंब डाला हमने, ये जीवा को समद्विभाजित करने का मतलब है 2 बराबर पार्ट में बांटेगा। क्या करेगा? 2 बराबर पार्ट में बांटेगा। ये जो लंब हमने डाला, ये क्या करेगा? जीवा को 2 बराबर पार्ट में बांटेगा। अगर मान के चलिए ये ओ बिंदु पर डलता है यहाँ, ठीक है, और ये ए है और ये बी है, और केंद्र को हमने ओ डैश नाम दे दिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से ओ भी बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमने ये प्रमेय जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंबी है, इन्होंने बोला है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी मतलब ये लंब है उस पर, तो ये समद्विभाजित करेगा, मतलब इतना पोर्शन ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये इतना पोर्शन 4 हो जाएगा, और ये भी कितना? 4 हो जाएगा। अब अगर इतना पोर्शन ये आपका 4 हो गया, ये पोर्शन आपने कितना निकाल लिया? 4 निकाल दिया। तो अब आप बताइए, ये 4, ये 6 और ये आपको निकालना है, और ये 90 डिग्री का कोण है। तब आप बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं? ट्राइंगल किसमें? इसको नाम दे दीजिए, यहाँ पर सी नाम दे दिया हमने। ट्राइंगल OCA में, किसमें कर रहे हैं हम? ट्राइंगल OCA में, त्रिभुज OCA में क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो कहती है भाई कर्ण का वर्ग, देखिए एक और चीज सीखने को मिल रही है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण कहाँ है यहाँ पर, तो आप कहेंगे कर्ण 6 है। आपसे पूछे लंब कितना है, तो लंब आपको ओसी निकालना है। आधार कितना है, तो आप कहेंगे एसी है, वो आपको 4 दिया। तो जो वैल्यू आपको दी है वो लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 6 का वर्ग बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे लंब आपको निकालना है, यानी कि लंब तो आपको निकालना ही है, तो उसकी वैल्यू आप मान लीजिए, उसको आप x मान लीजिए, तो इसको x मान लिया, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया 36, और ये आपका हो गया x स्क्वायर, और ये आपका हो गया 16। चलिए, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आएगी x स्क्वायर बराबर 36 माइनस 16, यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √20, तो ये 4 पंचे 20 होता है, कितना होता है 4 × 5, 4 पंचे क्या हो गया 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। 4 का वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा 2, अंडर में क्या रहेगा 5, यानी कि जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, 2√5 सेंटीमीटर, 2√5 सेंटीमीटर लंबवत दूरी आपकी आ गई। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में आपको दिया है 2√5, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात, सारी बातें क्लियर हैं। देखिए कुछ चीज़ों को समझते चले यहीं से, तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आपकी एक साथ में क्लियर हो जाएंगी। आप अगर रिवीजन नहीं भी कर पाते हैं, आप टॉपिक वाइज नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी इधर ही कवर हो जाएंगी। भाई टॉपिक की जब आप शुरुआत करते हैं तो टॉपिक भी यही पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा लोगों से आगे निकलेंगे। ठीक है ना, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा लोगों से आगे निकलेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और आपको एग्जाम निकालने में भी उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। पर यदि एक ही क्वेश्चन में आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता कि आपने वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, व्यास के बारे में जान लिया। व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का व्यास होती है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास वो केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा हमने जाना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो एक साथ में आपको 4-4, 5-5 चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं, इधर से ही करते चलिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। ठीक है ना, तो आपको बहुत मदद मिलेगी और ये सब आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ये जितना भी लिख पा रहे हैं पूरा के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। जो हमारा स्टडी अड्डा का ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए, वहाँ पेपर के सॉल्यूशन में जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे। आप सर्च कीजिएगा 2017-19 अगर 2017 का कांस्टेबल के पेपर में आप जाके सॉल्यूशन देखिए, तो वहाँ पे आपको एज इट इज पीडीएफ के फॉर्म में ये हैंड रिटन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई क्या है। दीर्घतम मतलब बड़ी से बड़ी जीवा की लंबाई। तो आपको पता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, अभी हम लिख कर आए हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने यही चीज देखी है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। और यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा यानी कि बड़ी से बड़ी जीवा क्या होगी। तो आपको पता है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, उसका व्यास होती है। तो यहां पर मतलब आपसे इनडायरेक्टली जो दीर्घतम जीवा लिखी है तो उसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर दीर्घतम जीवा का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे दीर्घतम जीवा का मतलब है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, दीर्घतम जीवा का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, तो आप कहेंगे 2r यानी कि 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर। तो यहां रख दीजिए 2 इंटू क्या कर देंगे 10, तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर चीजें आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, आपका बेस अगर क्लियर हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आपको कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली। क्लियर है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत होगा। 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत होगा। तो पहले हम इस शब्द को समझ लेते हैं कि जो गुणांक शब्द लिखा है उसका मतलब क्या है। तो 2 शब्द बनते हैं और वो दोनों एक दूसरे से क्या है,
रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड मतलब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे भाई हमारे बड़े भाई हैं तो हमारे बड़े भाई के हम अपने छोटे भाई हैं, तो एक दूसरे से क्या हो गया, रिलेशन हो गया। वो हमारे बड़े हैं तो हम उनके छोटे हैं। तो रिलेशन क्या है, उन शब्दों को समझ लें। तो पहला तो जो यहाँ पर लिखा है गुणांक शब्द, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो ये जो गुणांक लिखा है इसको हम गुणज भी बोलते हैं, इसको हम गुणज भी बोलते हैं, इसको हम मल्टीपल भी बोलते हैं, इसको हम मल्टीपल भी कहते हैं। मतलब कहीं आपके लिए अगर मल्टीपल लिखा आया तो जो चीज समझाने वाले हैं यानी कि सबके लिए एक ही चीज है। मल्टीपल, गुणज और गुणांक तीनों क्या है, एक ही चीज है, एक ही शब्द के तीन नाम है। जैसे भाई आपको घर में चिंटू बोलते हैं, स्कूल में मोनू बोलते हैं, लेकिन हो तो आप एक ही। तो चिंटू और मोनू कौन है, हो आप ही, बस आपके दो अलग अलग नाम हो गए। तो इसी प्रकार गुणांक, गुणज और मल्टीपल तीन नाम है लेकिन है एक ही चीज। पहली चीज ये समझ लीजिए। अब आते हैं हम दूसरी चीज की तरफ। तो दूसरी चीज क्या है बच्चों, देखिए दूसरी चीज की अगर बात करें तो इसका अपोजिट एक चीज और होती है, वो होता है गुणनखंड। वो क्या होता है, गुणनखंड। ये है गुणनखंड। तो हम ये दोनों शब्दों को समझेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, दोनों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गुणनखंड क्या होता है और गुणज, गुणांक या मल्टीपल क्या होता है। गुणनखंड को अच्छा इंग्लिश में फैक्टर लिखते हैं, ये और लिख लीजिए, नहीं तो कहोगे सर इसका इंग्लिश बता दिया इसका नहीं बताया। जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर भी लिखा लिखा आया जाता है कभी कभार। ठीक, तो चलिए पहले हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एक हमने एग्जाम्पल लिया, हमने लिया कि भाई आप 25 को 5 से भाग दीजिए तो क्या भाग चला जाएगा। अगर हमने आपसे बोला कि 25 को 5 से भाग दो तो क्या भाग चला जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल चला जाएगा। भाग चले जाने का मतलब क्या होता है, जैसे ही हमने बोला कि भाग चला जाएगा तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, और जहां शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा तो हमारा दिमाग कह देता है कि भाग चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम आपसे बोल देते कि भाई 27 को 5 से भाग दो तो भाग चला जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं जाएगा। तो दिमाग में क्या चीज आती है, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर शेषफल बचेगा। जैसे ही आप 27 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। और अगर आप 25 को 5 से भाग देंगे तो देखिए यहां पर शेषफल क्या बच रहा है, तो आप कहेंगे 0, और यहां शेषफल क्या बच रहा है, 2। ठीक है, तो जहां शेषफल बचता है वहां पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, और जहां शेषफल नहीं बचता मतलब जहां शेषफल 0 आता है वहां पूरा पूरा भाग चला जाता है। इतनी बात पहले तो ये समझ लीजिए। अब इतनी बात हमारे समझ में आ गई तो इसके बाद देखिए, अगर आपने क्या किया, 25 में 5 से भाग दिया तो आपने बोला भाई पचम 25 होता है, पचम 25 होता है, तो शेषफल कितना बचा, आपने कहा 0। शेषफल कहां बचता है, ये नीचे वाली लाइन में शेषफल बचता है, तो शेषफल आपका क्या बचा, तो आप कहेंगे सर 0 बचा। अब शेषफल 0 बचा मतलब 5 से भाग चला गया। तो जिस संख्या से आपने भाग दिया, किससे भाग दिया आपने 5 से भाग दिया, किस में भाग दिया आपने 25 में भाग दिया। तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है और भाग चला जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है भाग देने पर, तो वो संख्या क्या कहलाती है, गुणनखंड। तो हम क्या कहेंगे कि 5 क्या है, गुणनखंड है। 5 क्या है, गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। लेकिन किसका गुणनखंड है, तो आप कहेंगे 25 का। किसका गुणनखंड है, 25 का। 5 जो है 25 का गुणनखंड है, क्योंकि 5 से आपने 25 में भाग लगाया, 25 को आपने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका 0 आया, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि 5 क्या है, फैक्टर है 25 का। पहली चीज। अब अगर हम आपसे बोलें कि भाई आप 42 को 7 से भाग दो, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भाग चला जाएगा। भाग चला जाएगा मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 जो है वो क्या है, 42 का गुणनखंड है। 7 क्या है, गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है किसका, 42 का। 7 क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, 42 का। इतनी चीज क्लियर हो गई। मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं और भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाती है, गुणनखंड। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें कि गुणांक, गुणज और मल्टीपल क्या होता है, तो जिस संख्या में आपने भाग दिया और पूरा पूरा भाग चला गया, जिस संख्या में आपने भाग दिया और पूरा पूरा भाग चला गया,
तो वो संख्या क्या कहलाती है? गुणज। यानी कि 25 क्या होगा? गुणज होगा, मल्टीपल होगा, गुणांक होगा किसका? तो आप कहेंगे 5 का। किसका? 5 का। 25 गुणज होगा किसका? 5 का। ठीक, अब आप देखिए इसी के विपरीत हमने आपसे बात की थी, 7 क्या हो गया? गुणनखंड हो गया 42 का, तो 42 क्या होगा? 7 का, तो आप कहेंगे गुणज होगा। 42 क्या होगा? 7 का, तो आप कहेंगे गुणज होगा, यानी कि मल्टीपल होगा। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए आप, हमने बोला कि 36 में यदि आप 2 से भाग दें तो भाग चला जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल चला जाएगा। 36 में आप 4 से भाग दें तो भाग चला जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा। 36 में यदि आप 9 से भाग दें भाग चला जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा। 36 में यदि 12 से भाग दें तो भाग चला जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 36 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 2, 4, 9 और 12। ये सभी के सभी क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ये सभी के सभी क्या हो गए? गुणनखंड, यानी कि फैक्टर हो गए किसके? 36 के। ये सभी के सभी क्या हो गए? गुणनखंड हो गए, यानी कि फैक्टर हो गए किसके? 36 के। तो अगर हम बात करें कि 36 क्या है 2 का, तो आप बोलेंगे गुणज। 36 क्या है 4 का, तो आप बोलेंगे गुणज। 36 क्या है 9 का, तो आप बोलेंगे गुणज। 36 क्या है 12 का, तो आप बोलेंगे गुणज। गुणज, गुणांक या मल्टीपल। तो ये 36 क्या हो गया? तो 36 हो गया गुणज, गुणांक या मल्टीपल किसका? 4 का, 2 का, 9 का, 12 का। क्लियर हो गई बात? तो अभी तो हमने 2 शब्द समझे, केवल गुणज और गुणांक के बारे में समझा, मल्टीपल और फैक्टर के बारे में समझा, गुणनखंड के बारे में और गुणांक के बारे में समझा। ठीक है ना? गुणनखंड और गुणांक समझ लिया आपने, गुणज समझ लिया। अभी बोल रहे हैं कि 14 के प्रथम 8 गुणकों का औसत क्या होगा? गुणांकों का प्रथम 8। तो देखिए अब हम प्रथम की बात कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे बोला 14 पे बाद में आते हैं, हमने बोला 6 के प्रथम 5, 6 के प्रथम 5 गुणांक ज्ञात करें। एक अलग क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, गुणांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको? तो हमने आपको क्वेश्चन दिया कि 6 के प्रथम 5 गुणांक ज्ञात करें। एक अलग ही क्वेश्चन आपके लिए बना दिया। तो कैसे निकालते हैं प्रथम 5 गुणांक? देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, 6 में 1 से गुणा कर दीजिए, तो 6 कम 6, तो पहला गुणांक मिल गया। मतलब 6 का पहला गुणांक 6 खुद ही है। मतलब किसी भी संख्या का पहला गुणांक वो संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का पहला गुणांक वह संख्या स्वयं होती है। ठीक है? अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है आपको, अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी संख्या का पहला गुणांक क्या होगा, या आपने बोल दिया कि 15 का पहला गुणांक क्या हो गया, ऑप्शन आपको दे दिए 20, 5, 15, 25, तो आप किस पर टिक करेंगे? तो आप 15 पर टिक करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का पहला गुणांक संख्या स्वयं होती है। क्लियर? चलिए अब ये बात क्लियर हो गई। तो दूसरा गुणांक अगर आपको निकालना है तो 6 का गुणांक किससे कर दीजिए? 2 से, तो आ जाएगा 12। 6 का गुणांक किससे कर दीजिए? 3 से, तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 18। 6 का गुणांक किससे कर दीजिए? तो आप कहेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा? 24। 6 का गुणांक किससे कर दीजिए? तो आप कहेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा? 30। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 के प्रथम 5 हमने क्या निकाल लिए? गुणांक निकाल लिए। 6 के प्रथम क्या निकाल लिए? 5 गुणांक निकाल लिए। अब 6 के प्रथम 5 गुणांक आपने निकाल लिए बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको अब बात समझ में आ गई कि 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत निकालना है। 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत निकालना है। अब औसत और समझ लेते हैं भाई, किसी भी चीज का। अगर ये क्वेश्चन को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर दें कि 6 के प्रथम 5 गुणांकों का औसत ज्ञात करें, इसमें हम लगा दें कि औसत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? औसत ज्ञात करें। इसके आगे हमने एक और ऐड कर दिया अब कि 5 गुणांकों का औसत ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपने 5 गुणांक निकाल लिए। औसत क्या होता है? तो आपको पता है औसत होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितने हैं? तो आप इन सबको जोड़ेंगे, 6 + 12 + 18 + 24 + 30, और बटे में कितने प्रेक्षण हैं? तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 6 के 5 प्रथम 5 गुणांकों का औसत आ जाएगा। समझिए, इससे कंक्लूजन निकालते हैं, उस क्वेश्चन को चुटकियों में खत्म कर देंगे अपन। ठीक है? इससे कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए जोड़िए, जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए 24 और 6, 30, 30, 30, 60 हो गया। 60 में कितना जोड़ेंगे आप?
30 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 90, 90 बटे कितना हो गया 5, तो औसत कितना निकल कर आया, तो आप कहेंगे 18। कितना औसत निकल कर आया 18, यानी कि बीच वाला ही आपका औसत हुआ कि नहीं। देखिए जो आपने 5 गुणांकों की बात कर रहे थे तो स्टार्टिंग के 2 हटा दीजिए और बाद के 2 हटा दीजिए तो बीच वाला ही औसत आया कि नहीं, ठीक है। लेकिन 8 के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 7 दिए हों, 9 दिए हों, 5 दिए हों, 11 दिए हों, तो बीच वाला आपका औसत होगा जब प्रथम के गुणांकों का औसत पूछेंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया 14 के 8, तो उसमें बीच वाला नहीं होगा। तो अब कैसे निकालेंगे तो वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए अब इसको निकालने का तरीका आपने देखा कि किसी भी चीज का औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कौन कौन से थे, तो अभी हमने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया था, तो इसके कुल योग किया, कुल योग को हमने उनकी संख्या यानी कि 5 से भाग दे दिया। कुल कितने प्रेक्षण, 1 2 3 4 5, कुल योग मतलब 6 12 18 24 30, 90 बटे 5 यानी कि 18 हमारा आंसर आया, ठीक है। चलिए ये तो हमारा आंसर हो गया। अब इसको सॉर्ट कैसे करते हैं, तो आप देखिए अगर आप प्रथम ले लें और अंतिम ले लें, अब अगर आप प्रथम गुणांक को ले लें 6 के और अंतिम गुणांक को ले लें, तो चलिए हमने प्रथम ले लिया और क्या ले लिया, लास्ट ले लिया, फर्स्ट और ले लिया और क्या ले लिया, लास्ट। फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, यानी कि औसत आ जाएगा। देखिए फर्स्ट कितना है तो आप कहेंगे 6, लास्ट कितना है तो आप कहेंगे 30 और डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 2, तो आप कहेंगे 36 को यदि किससे भाग देंगे 2 से, तो 18 ही आंसर आया कि नहीं। तो ये कंक्लूजन है, ये क्या आपका कंक्लूजन है। अब फर्स्ट और लास्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। उन्होंने आपसे बोला कि 14 के प्रथम 8, 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत, तो देखिए 14 है यानी कि 14, इसके कितने चाहिए आपको, फर्स्ट प्रथम 8 चाहिए गुणांक, प्रथम 8 गुणांक चाहिए, ठीक है। प्रथम 8 कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको पता है कि प्रथम तो निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8वां निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। तो देखिए प्रथम तो हमें मिल गया, फर्स्ट कितना हो गया, फर्स्ट तो आपको पता है वो नंबर खुद ही होता है। और लास्ट कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कौन सा वाला चाहिए, 8वां वाला चाहिए। प्रथम 8 चाहिए तो 8वां वाला चाहिए, तो 14 इंटू क्या कर दीजिए, तो लास्ट कैसे निकलेगा, 14 इंटू 8 कर दीजिए, ठीक है। 14 इंटू 8 कर दिया। अब इसको भी और इजी करा देते हैं अभी आपको, कैसे, अब आपको पता है एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करते हैं। फर्स्ट कितना है तो आप कहेंगे सर 14, लास्ट कितना है तो आप कहेंगे 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 और डिवाइड बाई 2। देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 14 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए भाई 14 कॉमन। 14 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ कितना बचा 8 और डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो अब आप देखिए 2 से इसको काटेंगे कितना आया 7, तो ये आपका आ गया 7 इंटू 9, तो कितना हो गया 63। तो औसत कितना निकल कर आ गया 63, कितना आ गया 63 आपका आंसर आ गया। अब समझिए यहां से एक और कंक्लूजन निकलना है। अगर हम आपसे पूछें कि 21 के प्रथम 10 गुणांकों का औसत ज्ञात करें, तो आपको समझ में आ रही बात, क्या करना है, 21 को आधा कर दीजिए और इसमें 10 और 1 11 से गुणा कर दीजिए। देखिए यही तो किया हमने, 1 और 8 पूछे थे, प्रथम 8 आपसे पूछे थे, तो आपने क्या किया 1 और 8 9, मतलब 8 को 1 ज्यादा कर दिया, 9 कर दिया। तो अगर आपसे प्रथम 10 पूछे तो इसको 1 ज्यादा कर दीजिए, 11 कर दीजिए। और हमने क्या किया है 14 का आधा 7 किया, तो वहां भी आप क्या कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए। तो बहुत आसानी से मतलब ओरली कर लेंगे, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही है। ऐसे हमने आपको पूछा कि भाई बताइए, आप बताइए 18 के प्रथम 12 गुणांक, कितने गुणांक, प्रथम 12 गुणांकों का औसत ज्ञात करिए। अगर हमने आपसे बोला कि 18 के प्रथम 12 गुणांकों का औसत ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे, 18 को तो आधा कर दीजिए, जिसको आपको पूछा है, जिसके गुणांक आपसे पूछे हैं, तो इसका आधा कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 9, और 12 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 13, 13 का गुणा कर दीजिए, तो 13 नंबर कितना 117, तो आपका आंसर आ जाएगा 117। करके देख लीजिए, ट्रेडिशनल तरीके से भी कर लीजिए जो आपको तरीका बताया। अब ये अप्रोच देखिए कि ये अप्रोच से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमने कंक्लूजन क्या निकाला, उस कंक्लूजन को बस पकड़िए, उस कंक्लूजन को पकड़ लिया अगर आपने, तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। भाई आपसे पूछा 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए, 8 पूछा
तो 14 को आधा कर दीजिए 7 और 8 में 1 कर दीजिए 9, गुणा कर दीजिए 9 7 63, मौखिक कर लेंगे बिना पेन चलाए। क्लियर हो गई बात। चलिए तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, आंसर 63 कहां दिया है, तो ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों आपके लिए, यदि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 रुपए है, 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल्य कितना है 215 रुपए है, 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपए है, तो 5 मेजों और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके लिए कभी भी, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके लिए कभी भी। समझिए कैसे भाई, 3 मेजों की बात करें तो मेज को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुर्सी को हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एम मतलब मेज, के मतलब कुर्सी। कितनी की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला 3 मेजों प्लस 2 कुर्सियों का मूल्य टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 215 रुपए। कितना है 215 रुपए। क्लियर हो रही बात, ये चीज क्लियर है। अब देखिए 3 मेजों प्लस 2 कुर्सियों का बोला, मतलब हमने एक मेज का मूल्य कितना मान लिया, एम मान लिया, एक कुर्सी का मूल्य हमने के मान लिया। तो 3 मेजों का मूल्य कितना हो गया 3m और 2 कुर्सियों का मूल्य कितना हो गया 2k, टोटल कितना है 215 के बराबर। अब देखिए इन्होंने क्या बोला आगे, फिर ये दोबारा से कह रहे हैं कि भाई 2 मेजों यानी कि 2m प्लस 3 कुर्सियों यानी कि 3k का मूल्य कितना है, तो उन्होंने बोला भाई 250 रुपए। कितना है, तो इन्होंने बोला 250 रुपए। एक और इक्वेशन बन गई। अब इन्होंने क्या बोला 5 मेजों और 5 कुर्सियों का मूल्य, फिर इन्होंने क्या बोला कि 5 मेजों और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या है। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को जरा गौर से देखें, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ें तो 3 मेज 2 मेज 5 हो जाएंगी, 2 कुर्सी और 3 कुर्सी 5 हो जाएंगी, और इधर आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ गया। मौखिक दिख रहा है 400 और ये कितना हो गया 65, 465 आपका आंसर हो गया। तो भाई आपको क्या करना है, बस केवल इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देना है। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो गया 5 मेज हो गया प्लस 5 कुर्सी हो गई, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, 465 रुपए। कितना हो गया 465 रुपए। मतलब देखते ही से आंसर देना था, आपको कुछ नहीं करना था, 215 में कितना जोड़ देना है 250 जोड़ देना है, आपको आंसर कितना आ गया, आपका आंसर कितना आ गया 465 रुपए। तो देखते ही सही आंसर दे दोगे इस टाइप के क्वेश्चन का। बस आपको थोड़ा सा समझना है, उस चीज को उलझ मत जाना है कि भाई 3 मेज 2 कुर्सी दी है, फिर 2 मेज 3 कुर्सी दी है, यहां भी 5 हो रहा है जोड़ने पर, वहां भी 5 हो रहा है, और क्वेश्चन में भी बहुत अच्छी बात है कि 5 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य पूछा है। तो मतलब कुछ नहीं करना है, 215 में आपको 250 जोड़कर आंसर दे देना है। क्लियर हो गई बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।